हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिकल एजुकेटर्स। तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में हीट कैपेसिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए थे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ हीट कैपेसिटी का टर्म क्या क्या होगा उसके बारे में जो दो प्रूफ बच गया था वो आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो उससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, एक जो थर्मोडायनेमिक्स है ना उसमें स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है। मतलब कैसा है, आपको पता है कि मेनली गैसियस सब्सटेंस के लिए ये होता है कि जितने भी गैसियस सब्सटेंस है सबका जो स्टेट होता है और उस जो गैसियस सब्सटेंस का जो स्टेट होता है उसको सिग्निफाई करने के लिए हम कुछ पैरामीटर्स लेते हैं, जैसे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ठीक है, तो उनको रिलेट करके जो इक्वेशन निकलता है उसको ही बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो हम पढ़ेंगे आज क्या, थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। उसमें दो इक्वेशन रहता है, फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों के बारे में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे। मतलब दो इक्वेशन रहता है उसमें, उन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे क्या, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में। तो ये होता है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी with respect to volume at constant temperature। मतलब थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन ऑफ स्टेट का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या बताता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये किसको बताया, उसका मतलब डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी। मतलब इसका एक्सप्रेशन को जो बताता है वही होता है फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, और ये जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है ना इसको क्या बोलते हैं, इसको इंटरनल प्रेशर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल प्रेशर, जिसको हम पाई टी बोल के लिखते हैं। ठीक है, तो आप सबको पता है कि मैक्सवेल स्क्वायर से हमें क्या मिला है, मैक्सवेल स्क्वायर कैसे लिखते हैं, और मैक्स बोर्न स्क्वायर भी उसे बोलते हैं। ये हो एरो इधर हो। तो मैक्सवेल स्क्वायर से हमें मिला कि du इक्वल टू टी डी एस माइनस टी टी। ये एक्सप्रेशन आपको ऑलरेडी मैंने डिराइव करवा दिया। तो यहाँ अगर बोथ साइड में हम dv को डिवाइड करें तो ये हो जाएगा du बाय dv इक्वल टू टी डी एस बाय dv माइनस टी dv बाय dv। तो dv और dv कैंसल आउट हो गए, आया ना। तो दैट इंप्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, du by dv इक्वल टू t ds by dv माइनस, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल। ठीक है, उसके बाद देखिए हमें मिल गया है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम हमें मिल गया है। सिर्फ हमें कांस्टेंट टेम्परेचर का कंडीशन डालना है। तो नेक्स्ट अगर हम कंडीशन यूज करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर का तो क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लिख सकते हैं इसको डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू, ये तो टेम्परेचर है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो ये बाहर ही रह जाएगा, डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस P। उसके बाद देखिए यही मैक्सवेल स्क्वायर अगर हम यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसे अगर हम जाए तो डेल एस बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी, उसके बाद जैसे गए थे वैसे आए, इक्वल टू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, आया ना, ये मिलेगा।
तो यहाँ पे अगर पुट करते हैं तो ये हो गया टी डेल पी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट भी माइनस पी, तो डेल यू बाय डेल वी एट कॉन्स्टेंट। तो देखिए मेरा जो ये चेंज हो रहा है वो किसके टर्म्स में हमें बताया है, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम, इन तीनों के टर्म में मेरा इस एक्सप्रेशन को मैं ले आया हूं। तो ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होगा वही डिटरमाइन करेगा मेरा ये जो टर्म मैंने निकाला है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर को, इसलिए इसको मैं एक इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोल सकता हूं। तो यही जो मेरा इक्वेशन है इसको ही बोलते हैं क्या, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट, और थर्मोडायनामिक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो मैं डेल यू बाय डेल डेल वी एट कांस्टेंट टी को क्या लिख सकता हूँ, उसके बाद इसको मैं इंटरनल प्रेशर लिख सकता हूँ, तो पाई टी इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, टी डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी। इसको मैं ये लिख के भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर हम एक कंडीशन देखें, अगर हम इसको फॉर आइडियल गैस में, तो आइडियल गैस में क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है, तो दैट इंप्लाइज P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय आयरन, P इक्वल टू क्या होगा, nRT बाय। तो मैं मेरा जो डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम है उसको लिख सकता हूँ डेल बाय डेल T nRT बाय V एट कांस्टेंट क्या टेम्परेचर। तो आपको पता है कि यहाँ पे तो सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो मेरा यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एन और आर तो कांस्टेंट ही है, इसलिए एन आर बाय वी इंटू डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी, इसका वैल्यू होता है 1। तो मेरा डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी का वैल्यू क्या आ गया, एन आर बाय वी। देन अगेन देखिए, सो मेरा इंटरनल प्रेशर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस पी, इसको लिख सकता हूँ nRT बाय v माइनस p। तो nRT बाय v जो था मेरा वो p के साथ इक्वल है, ये हो गया p माइनस p इक्वल टू 0। तो मेरा आइडियल गैस के लिए इसलिए क्या होता है कि इंटरनल प्रेशर हो जाता है मेरा 0, इंटरनल प्रेशर हो जाता है मेरा 0। समझ में आया, तो यहां तक आप लिख लीजिए। ये आप जान गए कि इंटरनल प्रेशर क्या होगा, 0। मतलब मैं लिख सकता हूँ कि डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है, तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो u है इज नॉट ए फंक्शन ऑफ v। अगर मेरा u v का फंक्शन होता तो इसका डिफरेंशिएशन कभी भी 0 नहीं आता। तो यहां से पता चला कि मेरा u जो है ना वो v का फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, तो अगर u v का फंक्शन नहीं है तो किसका फंक्शन है, तो हम बोल सकते हैं इट इज द फंक्शन ऑफ क्या, t और क्या, इट इज द फंक्शन ऑफ t। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि so there is no change in internal energy, there is no change in internal energy with
वॉल्यूम चेंज फॉर एन आइडियल गैस। तो एक आइडियल गैस के लिए क्या होगा कि मेरा वॉल्यूम चेंज अगर हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम के ऊपर इंडिपेंडेंट रहता है और वो चेंज नहीं होता। तो इसको आप अच्छी तरह से नोट कर दीजिए। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखिए ये आइडियल गैस है, आइडियल गैस है मतलब उसको लिक्विफाई करना। अगर आप याद कीजिए लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़े होंगे तो आइडियल गैस को लिक्विफाई हम कर नहीं सकते, आपको पता है। रियल गैस को ही हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जो एंड्रयूस आइसोथर्म आपने पढ़ा था। पर आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता। तो आइडियल गैस का लिक्विफिकेशन नहीं होता, इसलिए बोलेंगे कि if internal pressure pi T is 0 for a gas, then it cannot be liquefied. लिक्विफाइड समझ में आया? क्योंकि अगर इंटरनल प्रेशर 0 हो जाएगा तो वो एक तरह से आइडियली बिहेव करना शुरू कर देगा। तो अगर आइडियली बिहेव करना कोई गैस शुरू कर दिया तो वो लिक्विफाई नहीं हो सकता। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि रियल गैस अगर है तो उसमें उस केस में क्या होता है। अगर आइडियल गैस की जगह पे रियल गैस है तो उस केस में क्या होता है। तो आपको पता है कि मेरा रियल गैस क्या करेगा, रियल गैस मेरा वेंडर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करेगा, है ना? वेंडर वाल्स इक्वेशन को फॉलो करेगा। तो वेंडर वाल इक्वेशन क्या होता है, P प्लस ए एल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन वी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है ना? यही होता है ना? ठीक है, एनआरटी होता है किसके लिए, एन मोल्स के लिए। 1 मोल करेंगे तो यहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे, सिंपल कुछ पुट कर देंगे। तो वेंडर वाल इक्वेशन मेरा ये है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल टू एनआरटी बाय वी माइनस एन। तो दैट इंप्लाइज मेरा प्रेशर क्या हो जाएगा, एनआरटी बाय वी माइनस एन वी माइनस ए एन स्क्वायर बाय वी। ठीक, तो यहां से मैं अगर डेल टी बाय डेल टी एक कांस्टेंट भी निकालूं तो क्या होगा कि डेल बाय डेल टी एनआरटी बाय वी माइनस एन वी माइनस डेल बाय डेल टी ऑफ ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट है ना? यहाँ पे भी यहाँ पे भी। तो वॉल्यूम वाला जो टर्म है उसको हम कांस्टेंट ले जाएंगे, क्योंकि v तो कांस्टेंट है, n भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, यहाँ पे टोटल ही कांस्टेंट है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, आया ना? और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट बाहर निकाल दे तो nr बाय v माइनस nb इनटू del t by del t at constant वॉल्यूम माइनस 0। तो इक्वल टू हम लिख सकते हैं nr by v माइनस n।
क्योंकि ये वाला टर्म तो मेरा क्या है, 1 है, इसका तो वैल्यू मेरा 1 है, इसीलिए सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। उसके बाद देखिए, आपको पता है मेरा इंटरनल प्रेशर इक्वल टू डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या था, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस टी आया है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पे हम सिंपली वैल्यू पुट कर देते हैं, सॉरी टी इनटू डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दिए तो क्या हो जाएगा, टी इनटू एन आर बाय वी माइनस एन वी माइनस वी। तो यहां से देखिए, ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। तो देखिए एन आर टी बाय वी माइनस एन बी का वैल्यू कितना है, पी प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देंगे पी प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर माइनस वी, तो पी पी कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो मेरा इंटरनल प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया, एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं दैट इम्प्लाइज पाई टी इक्वल टू एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। इसके लिए n मोल्स ऑफ वैन डर वाल गैस के लिए और रियल गैस के लिए बोल सकता हूं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला को यूज किया है। तो यहां से देखिए हमें क्या मिला इस इक्वेशन से। तो n मोल के लिए ये होगा, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, n के जगह सिर्फ 1 पुट कर देंगे तो a बाय v स्क्वायर। ये किसके लिए होगा, 1 मोल के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा 1 मोल ऑफ गैस। तो यहां से मुझे पता चला कि an स्क्वायर बाय v स्क्वायर है मेरा क्या, इंटरनल प्रेशर। तो मेरा जो वैन डर वाल इक्वेशन है जो मैंने लिखा है, इसमें जो ये an स्क्वायर बाय v स्क्वायर है, यही मेरा इंटरनल प्रेशर है, यही मेरा इंटरनल प्रेशर, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि मेरा अगर पाई टी जीरो हो रहा है, पाई टी जीरो हो रहा है तो क्या होगा, पाई टी अगर जीरो हो रहा है उसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि मेरा an स्क्वायर बाय v स्क्वायर वैल्यू भी जीरो हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि मेरा इंटरनल प्रेशर जीरो है, मतलब an स्क्वायर बाय v स्क्वायर वैल्यू भी क्या है, जीरो है। तो हम बोल सकते हैं कि मेरा a जो कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बारे में बताता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है, हाँ या ना। तो जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब गैस मॉलिक्यूल के अंदर क्या रहता है, अट्रैक्शन और नहीं रहता, देन उसको लिक्विफाई करना मुश्किल है, इसलिए द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। तो पहले तो हमने देख दिया आइडियल गैस के केस में, उसमें भी लिक्विफाई नहीं हो पा रहा है, सिंपल सी बात है, क्योंकि आइडियल गैस में भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता। इधर हम रियल गैस भी अगर पकड़ ले तो उसमें भी अगर इंटरनल प्रेशर अगर जीरो हो रहा है तो हमें ए को नेग्लिजिबल तो पकड़ना ही पड़ेगा, ए को नेग्लेक्ट तो हमें करना ही पड़ेगा कि मेरा ए है ही नहीं, मेरा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। एक्चुअली होता है इसलिए हमने नेग्लिजिबल लिखा है, नहीं तो हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं कि मेरा ए है ही नहीं, ए का वैल्यू जीरो है, तो गैस क्या होगा, तो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आइडियल गैस जैसा भी है, क्या मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल, सिंपल सी बात।
ठीक। तो इसको कैन नॉट बी लिक्विफाई बोल सकते हैं और वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, कुछ नहीं, सेम नहीं, ठीक है। तो ये था इंटरनल प्रेशर का कॉन्सेप्ट, मतलब इंटरनल प्रेशर अगर जीरो है तो उसको हम लिक्विफाई कर नहीं सकते। तो अगर हम ऐसा ग्राफ बनाए इसका डेल यू बाय डेल वेट कांस्टेंट, इसका अगर ग्राफ बनाए तो इसका तो वैल्यू जीरो है। जब इंटरनल प्रेशर जीरो रहता है तो इसका ग्राफ कैसे होगा, u वर्सेस v ऐसे रहेगा कांस्टेंट, क्योंकि इस लाइन का स्लोप क्या है, जीरो है, मतलब डेल यू बाय डेल वी जीरो है। तो ये क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, मतलब आइसोबारिक प्लॉट होता है। तो आइसोथर्मल प्लॉट होता है, आइसोथर्मल प्लॉट होता है, ठीक। तो अगर आइडियल गैस ना हो और वो रियल गैस होगा तो क्या होता है, तो मेरा एक फैक्टर आता है जिसको आपने पढ़ा होगा गैस स्टेट में, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड। तो हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा रिलेशन बिटवीन इंटरनल प्रेशर एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बाद, एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड के बाद, ठीक। तो आपको पता है जेड इक्वल टू क्या होता है, पीवी बाय एनआरटी होता है, एन मोल्स ऑफ गैस के लिए। तो यहां से मुझे P इक्वल टू क्या मिला, जेड एनआरटी बाय वी, जेड एनआरटी बाय वी मिला। तो मैं लिख सकता हूं कि डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू डेल बाय डेल टी जेड एनआरटी बाय वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां से मुझे मिल गया कि मेरा वॉल्यूम तो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। तो मैं एन आर बाय वी को बाहर ले गया, पर मेरा जेड टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, क्या रहता है, जेड जो है ना मेरा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट रहता है, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो इसको मैं जब करूंगा डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव ऑफ u एंड u इंटू v होगा, तो इसको लिख सकता हूँ t इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जेड इंटू डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट t आया। तो ये जो डेल टी बाय डेल टी है इसका वैल्यू तो 1 आ गया, तो इसको लिख सकता हूँ एन आर बाय वी टी इंटू डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस जेड, प्लस जेड, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ क्या, एन आर टी बाय वी डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी प्लस एन आर जेड बाय। तो आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए। तो
मेरा जो इंटरनल प्रेशर पाई टी है उसको मैं लिखूंगा डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या था ई डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस टी। तो वैल्यू पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा टी इंटू एन आर टी बाय वी डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी प्लस एन आर जेड बाय वी इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी स्क्वायर बाय वी डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी प्लस एन आर टी जेड बाय वी माइनस टी माइनस। तो आपको पता है कि एन आर टी जेड बाय वी होता है मेरा प्रेशर मानो। तो डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी प्लस पी माइनस पी प्लस पी माइनस। तो ये मेरा कैंसल आउट हो गया। तो दैट इम्प्लाइज मेरा पाई टी इक्वल टू डेल यू बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एन आर टी स्क्वायर बाय वी डेल जेड बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी। तो ये हो गया मेरा रिलेशनशिप इसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का और इंटरनल प्रेशर। ठीक है। उसके बाद देखिए अगर एक गैस है क्वेश्चन लिखिए if a gas obeys the equation P into V minus NV equal to nRT, then state whether it can be liquefied or not. लिक्विफाइड और नॉट मतलब इस टाइप का इक्वेशन अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो लिक्विफाई हो पाएगा या नहीं हमें वो शो करने के लिए बोला है। तो सिंपल सा बात है आप यहाँ से प्रेशर निकाल के डायरेक्ट कर सकते हो आया ना। एक एक प्रोसेस क्या है यहाँ से आप प्रेशर निकालो और वहां से आप एक्सप्रेशन निकाल दो वो एक पॉसिबल आया। नहीं तो देखिए मेरा एक्चुअल इक्वेशन क्या होना चाहिए था p प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर। तो एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर यहाँ पे जीरो है मतलब ये लिक्विफाई नहीं हो सकता आप डायरेक्ट बोल सकते हो क्योंकि इंटरनल प्रेशर जीरो हो रहा है। नहीं तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हो यहाँ से डेल पी बाय डेल टी कांस्टेंट भी निकालोगे तो क्या हो जाएगा डेल बाय डेल टी एन आर टी बाय वी माइनस एन कांस्टेंट वन। तो आपको पता है कि ये तो कांस्टेंट है ये दोनों भी कांस्टेंट है इन दोनों को बाहर निकाल दो डेल टी बाय डेल टी इक्वल टू एन आर बाय वी माइनस एन। तो पाई टी इक्वल टू क्या था टी डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट वी माइनस टी। तो यहाँ का टी मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा एन आर टी बाय वी माइनस एन वी माइनस वी आया ना। तो एन आर टी बाय वी माइनस एन वी क्या है प्रेशर है तो पी माइनस पी इक्वल टू जीरो। तो इंटरनल प्रेशर जीरो हो रहा है इसलिए गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। ठीक ऐसे आप बोल सकते हो नहीं तो आप डायरेक्ट चेक कर लेना कि प्रेशर के साथ कुछ एडिशन हुआ है क्या। अगर हुआ होगा तो वही उसका इंटरनल प्रेशर होता है। यहाँ पे कुछ हुआ नहीं इसलिए इंटरनल प्रेशर जीरो है तो गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको Cp माइनस Cv का बाकी एक्सप्रेशन 7 एक्सप्रेशन के बारे में बता दिया था, पर 8वां का प्रूफ नहीं बताया था। तो 8वां एक्सप्रेशन क्या था? Cp माइनस Cv इक्वल टू del u by del v at constant t plus p into del v by del t at constant p। ये वाला एक्सप्रेशन है मेरा था। ये कितना नंबर था? 8 नंबर था। तो इसको कैसे प्रूव करें? देखिए, इसको हम थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट यूज करके ही प्रूव करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट से क्या आ रहा है? E del P by del T at constant V minus PR। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि del P by del T at constant V इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो del U by del V at constant T plus T। ठीक है, T इंटू लिख देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट नहीं करते, एक स्टेप आगे चलते हैं। constant V इक्वल टू क्या है? 1 by T इंटू del U by del V at constant T प्लस, ठीक है, ये मिल गया। तो आपको पता है, क्या पता है? Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या था? T इंटू del P by del T at constant V इंटू del V by del T at constant। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो क्या आ गया? T इंटू 1 by 2 del U by del V at constant T plus P इंटू del V by del T at constant I am। तो दैट इम्प्लाइज मेरा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या मिल गया मुझे? del U by del V at constant T plus P into del V by del T at constant P, constant P। तो यही तो मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन था ना। कैसे मिल गया? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट को यूज करके हम लिख सकते हैं यहाँ पे, फ्रॉम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद आएंगे हम सेकेंड इक्वेशन पे। सेकेंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ ये क्या देता है? चेंज इन एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब दोनों ही इक्वेशन ऑफ स्टेट कांस्टेंट टेम्परेचर में होते हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या होता है? वहां पे हो रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू V, यहाँ पे हो रहा है चेंज इन एंथैल्पी विथ रिस्पेक्ट टू P। ठीक, तो यहाँ पे भी वैसे मैक्सवेल स्क्वायर को हम यूज करेंगे। तो इसको लिखिए। तो यहां से मुझे क्या आया? dH इक्वल टू TdS प्लस VdP। ये वाला एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है। तो मैं यहाँ पे अगर dP को डिवाइड करूँ तो dH by dP इक्वल टू TdS by dP प्लस
वी dp by dp ये कैंसिल आउट हो। तो अभी क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर मैं कांस्टेंट टेम्परेचर का कंडीशन डाल दूं तो इसको मैं पार्शियली भी लिख सकता हूँ कि कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू T into del S by del P at constant temperature प्लस प्लस उसके बाद मैक्सवेल स्क्वायर से मुझे पता चला अगर ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे, तो डेल एस बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या होगा, इधर से चले अभी, माइनस डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी, माइनस डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी। तो इसका वैल्यू यहाँ पे अगर हम पुट कर दें तो दैट इम्प्लाइज डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल वी बाय डेल टी है कांस्टेंट प्रेशर प्लस। तो ये जो मुझे इक्वेशन मिला यही है मेरा क्या, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्योंकि यहाँ पे मैं एंथैल्पी को विद रिस्पेक्ट टू पी को मैंने प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में इसको मैंने क्या किया है, डिराइव किया। प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के टर्म में इसको डिराइव किया। ठीक ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। ये था इक्वेशन। तो उसके बाद देखिए कि आइडियल गैस के लिए क्या होगा और आइडियल गैस क्या होगा। आपको पता है कि PV इक्वल टू nRT होता है, तो दैट इम्प्लाइज V इक्वल टू क्या होता है, nRT बाय P। तो वहां से मुझे डेल V बाय डेल P एट कांस्टेंट P का वैल्यू क्या मिल सकता है, डेल बाय डेल T nRT बाय P एट कांस्टेंट। तो यहाँ पे प्रेशर भी तो कांस्टेंट हो गया, तो बाहर चला जाएगा nR बाय P डेल बाय डेल T ऑफ P एट कांस्टेंट P इक्वल टू क्या आ गया, nR बाय P। ठीक है, nR बाय। तो मेरा डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस nRT, टी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना nRT बाय p प्लस v। तो nRT बाय p अगर v है तो माइनस nRT बाय p क्या होता है, माइनस v प्लस v इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट t इज आल्सो 0 फॉर आइडियल गैस, इज आल्सो 0 फॉर आइडियल गैस। तो मैं यहाँ से क्या क्या मेरा कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि मेरा कंक्लूजन क्या क्या आएगा, बोलिए। मेरा कंक्लूजन आएगा कि H will not depend on P। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करा, इट डिपेंड्स ऑन P और Q। तो मेरा H जो है इसको अगर हम ऐसे पार्शियल लिखे हैं तो उसका वैल्यू 0 है, मतलब वो P के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। सो हम बोल सकते हैं, so there is no change in enthalpy
with pressure change at constant temperature। तो मेरा एंथैल्पी कुछ भी चेंज नहीं होगा अगर मैंने प्रेशर चेंज किया तो भी, इन केस ऑफ आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट क्या है, जीरो है। तो मैं अगर एच और पी के अंदर ग्राफ प्लॉट करूँ एट कांस्टेंट टी, मतलब आइसोथर्मल ग्राफ, वो ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस आएगा। क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पी एक्सिस आएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि रियल गैस के केस में क्या हो सकता है। रियल गैस के केस में क्या हो सकता है। तो अगर यहाँ पे मेरा रियल गैस दिया होता आइडियल गैस की जगह, तो फॉर रियल गैस और क्या बोल सकते हैं, वैन डर वाल्स गैस के लिए क्या होगा। तो वैन डर वाल इक्वेशन n मोल्स के लिए क्या होता है, ये होता है। आप 1 मोल के लिए भी निकाल सकते हो, जनरली क्या करते हैं 1 मोल के लिए निकालते हैं, क्योंकि 1 मोल जो है ना वो थोड़ा सा इजी रहता है डेरिवेशन से। पर मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट n मोल्स के लिए निकाल दूंगा और वहां से ही आपको 1 मोल का कंडीशन दे दूंगा। तो हमें क्या निकालना है, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना। तो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे डेल बाय डेल टी से बोथ साइड। एक बार करवाया था, आपको याद कीजिए आप, जो सीपी माइनस सीबी का डेरिवेशन में मैंने करवाया था। तो कंडीशन क्या है, कांस्टेंट प्रेशर का। तो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे भी कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे ये दोनों तो कांस्टेंट है तो कुछ टेंशन नहीं, ये हो गया एन आर डेल टी बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ उसको, एन आर। अभी इस वाले पार्ट को करते हैं। तो ये है u, ये है v, तो डेल बाय डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी, इस जैसा फॉर्मूला डालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला में आएगा p प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ v माइनस एन वी एट कांस्टेंट p प्लस v माइनस एन वी इंटू डेल बाय डेल टी ऑफ p plus a n square by v square at constant p equal to क्या आ रहा है, n। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये दोनों सेपरेट टर्म के हिसाब से होंगे। तो ये तो मेरा कांस्टेंट है, ये तो मेरा v है, तो डायरेक्टली ही कर देता हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। नहीं, एक स्टेप कर ही देता हूँ, बाद में कोई गलती करेगा तो क्या होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं माइनस डेल एन बी बाय डेल टी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। प्लस v माइनस एन बी, एक हो गया डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट, डेल पी बाय डेल टी एट कांस्टेंट p प्लस डेल बाय डेल टी ऑफ a n स्क्वायर बाय v स्क्वायर एट कांस्टेंट p। तो ये भी तो जीरो है ना, क्योंकि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, इक्वल टू क्या है,
एन आर। ये मेरा इक्वेशन है, आप यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ऊपर का इरेज कर रहा हूँ यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों टर्म मेरा जीरो हो गया। उसके बाद आपको पता है b बाय डी एक्स ऑफ ए इंटू एक्स क्या होता है, तो a बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन क्या आता है, ये तो कांस्टेंट है तो ये तो बाहर रह जाएगा, और ये 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता था, 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता था, माइनस 2 बाय एक्स क्यूब होता था, है ना। तो इक्वल टू हो गया माइनस 2a बाय एक्स क्यूब। तो यहाँ पे ए एन स्क्वायर जो है वो कांस्टेंट है, a की जगह क्या लिखा है, ए एन स्क्वायर लिखा है, और डायरेक्ट डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, p प्लस ए एन स्क्वायर बाय v स्क्वायर इनटू डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट p, ये तो जीरो हो गया, प्लस v माइनस एल v इनटू ये क्या हो गया, ये तो जीरो है, ये माइनस में आ गया, तो माइनस 2an स्क्वायर बाय v क्यूब इक्वल टू एन आर। v क्यूब इनटू डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट p इक्वल टू एन आर। ये कैसे आया, अभी पूछिए, बताता हूँ, पूछिए अभी बताता हूँ। जैसे मेरा d बाय डी एक्स ऑफ सी वाई स्क्वायर अगर दिया, तो c तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, c इंटू क्या होता है ये d बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर आया, और 1 बाय वाई स्क्वायर कर देते हैं, सबसे अच्छा वाई स्क्वायर, ये हो गया क्या 1 बाय वाई स्क्वायर आया। तो इक्वल टू क्या हो गया c इंटू माइनस क्या हो गया ये 2 बाय वाई क्यूब, इसका डेरिवेटिव हो गया, उसके बाद क्या लिखते हैं हम dy बाय dx, जो आपका रूल था वो वाला रूल भी मैंने अप्लाई किया है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ पे वॉल्यूम को मैंने कांस्टेंट नहीं लिया है, सिंपल सा मैथमेटिक्स यूज किया। अगर किसी को डाउट है तो फिर से चेक कर सकते हैं। इक्वल टू है ना, तो दैट इंप्लाइज क्या हो जाएगा, e प्लस ए एन स्क्वायर बाय v स्क्वायर del v by del t at constant p minus 2an square v minus nv by v cube del v by del t at constant p equal to, ठीक है। अभी अगर मैं del v by del t at constant p दो साइड से कॉमन ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, that implies del v by del t at constant p अगर कॉमन ले गया तो ये हो गया p plus an square by v square minus 2an square v minus nv by v cube equal to nr. So that implies del v by del t at constant p equal to nr divided by p plus an square by v square minus 2an square v minus nv by v by। तो आपको पता है ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है p प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ nrp बाय v माइनस nv आएगा माइनस 2an स्क्वायर v माइनस nv डिवाइडेड बाय v। ये मैंने किस लिए लिखा, क्योंकि p प्लस एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है nrp बाय v माइनस nv, इसीलिए मैंने इसे लिखा। तो यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज मैं क्या लिख सकता हूँ, डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू एनआर टी बाय वी माइनस वी, अगर कॉमन ले जाओ एनआर टी बाय वी माइनस एन वी कॉमन गया, ये हो गया क्या, 1 माइनस 2 a n स्क्वायर v माइनस एन वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय v, डिवाइडेड बाय क्या है v। तो जैसे एजम्पशन किया था पिछले जो डेरिवेशन में, वैसे ही करेंगे कि v इज ग्रेटर देन क्या होगा, nb होगा, तो मैं v माइनस nb का होल स्क्वायर को नियरली इक्वल टू v स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये एजम्पशन हो रहा है। अगर ओवरऑली दिया होता, मतलब कुछ नॉर्मली ऐसे भी इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, उसके बाद उसको हमें थोड़ा रिड्यूस करना है, इसीलिए क्या है v ग्रेटर देन nb लिख रहे हैं। मतलब ये जनरली क्या होता है, जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाए एक्सक्लूडेड वॉल्यूम से, तब ये कंडीशन अप्लाई होता है। ठीक है, तो जनरली हम यही कंडीशन हर वक्त अप्लाई करते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 2 a n स्क्वायर, ये तो v स्क्वायर हो गया, v स्क्वायर डिवाइड बाय, ये एक गलत थोड़ा हो गया था, कॉमन ले गए तो ये नीचे rt आ जाएगा, ये नीचे nrt आ जाएगा, यहाँ पे छोड़ दिया था, एक छूट गया था, नीचे एक nrt टर्म भी आ जाएगा ना, तो n स्क्वायर बाय क्या हो गया, v स्क्वायर बाय v क्यूब nrt, n स्क्वायर और n कैंसिल आउट हो गया, v स्क्वायर और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, तो मेरा टर्म मुझे क्या मिल गया, उसका मतलब मिल गया कि nr डिवाइडेड बाय nrt बाय v माइनस nb into 1 minus 2 a n divided by VRT। ठीक, NR कैंसिल आउट हो, तो इक्वल टू हो गया V माइनस एन बी डिवाइडेड बाय T इंटू डिवाइडेड बाय T इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस 2 a n बाय VRT टू द पावर माइनस 1। तो इसको मैंने आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन बताया था, वही एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस एन बी बाय टी 1 प्लस 2 बाय वी आर। तो मेरा डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी का मुझे वैल्यू मिल गया कितना, v माइनस एन बी डिवाइडेड बाय टी इनटू 1 प्लस 2 बाय वी आर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देन आगे चलते हैं। तो मेरा डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या था, माइनस टी डेल वी बाय डेल टी एट कांस्टेंट टी प्लस बी। तो यहाँ पे पुट करो वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, माइनस टी इंटू वी माइनस एन बी बाय टी इंटू 1 प्लस 2 a n बाय वी आर टी प्लस बी, कैंसिल आउट हो गया, तो इसको माइनस वी माइनस एन बी इंटू 1 प्लस 2 a n बाय वी आर टी प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, इसको अगर बाहर निकाले तो माइनस वी माइनस एन बी माइनस 2 a n इंटू v माइनस एन बी डिवाइडेड बाय
भी, ये आर टी भी लिख दिया प्लस बी, ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक, इसको ब्रैकेट को सिर्फ ओपन कर दें, तो इक्वल टू क्या हो गया, इसको हम लिख सकते हैं एन बी माइनस बी, इसको माइनस, अगर हम एज्यूम करें कि v ग्रेटर देन एन बी है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि v माइनस एन बी डिवाइडेड बाय वी बी नियरली इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि एन बी का वैल्यू बहुत ही, एन बी का वैल्यू कंपैरेटिवली कम है, तो उसको हम नियरली इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो मेरा ये वाला टर्म हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 2an बाय आर टी, 2an बाय आर टी प्लस वी, वी कैंसल आउट हो गया, इक्वल टू हो गया एन बी माइनस 2an बाय आर टी, दैट इक्वल टू लिख सकते हैं n इंटू बी माइनस 2a बाय आर टी। तो मेरा डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट t का वैल्यू कितना आ गया, n इंटू बी माइनस 2a बाय आर टी, 2a बाय आर टी। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा डेरिवेशन है आज, पर डेरिवेशन जानना जरूरी है, नहीं तो आप कैसे कॉन्सेप्ट को समझोगे उसके पीछे। तो ये हो गया एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये मिल गया मुझे n मोल्स के लिए, ये कितना किसके लिए है, n मोल्स ऑफ रियल गैस के लिए। वैसे ही 1 मोल ऑफ वैन डेर वाल्स गैस के लिए क्या होगा, गैस के लिए n इक्वल टू 1 होगा, तो सिंपल सी बात है, डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट t इक्वल टू क्या हो जाएगा, b माइनस 2a बाय b माइनस 2a बाय। तो मुझे क्या मिल गया, अब देखिए क्या मिल गया, आप लिखिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, तो मुझे मिल गया कि मेरा जो दो वैल्यू है इक्वेशन ऑफ स्केल, एक ये है और इसको हम IT भी लिखते हैं, और एक है ये वाला। ठीक है, तो एक रहा रियल रहा और एक आइडियल रहा। ठीक है, तो रियल गैस के लिए इसका वैल्यू कितना आ रहा था, an स्क्वायर बाय v स्क्वायर। ठीक है, आया ना, और a बाय v स्क्वायर किसके लिए आ रहा था, 1 मोल के लिए, आइडियल के लिए 0 आ रहा। वैसे ही डेल एच क्या है, n इंटू बी माइनस 2a बाय आर टी आ रहा था किसके लिए, n मोल्स के लिए, b माइनस 2a बाय आर टी किसके लिए, 1 मोल के लिए, और इसके लिए 0, इसके लिए 0। ठीक है, रियल गैस और वैन डेर वाल्स गैस के लिए ये आ रहा था, आइडियल गैस के लिए ये आ रहा था। इसको आप लिख लीजिए, टेबल बना लीजिए। तो अभी अगर हम ग्राफ देखिए, हो गया, देन देखिए अगर कोई रिड्यूस्ड फॉर्म है वैन डेर वाल्स इक्वेशन का, तो क्या होगा, इन केस ऑफ
reduced form of van der Waals equation, that is P into V minus NV equal to nRT। उसके केस में क्या होगा देखिए, तो सिंपल सी बात है, जैसे कर रहे थे वैसे आप सॉल्व कर लेंगे। वैसे आप सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, आप V माइनस NV इक्वल टू क्या लिखेंगे, nRT बाय P, आया nRT बाय, तो दैट इंप्लाइज मेरा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, nRT बाय P प्लस क्या हो गया n, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल T nRT बाय P एट कांस्टेंट P प्लस डेल बाय डेल T NV एट कांस्टेंट P। ये तो जीरो हो गया क्योंकि n और v दोनों कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन कौन कांस्टेंट है, nr बाय p कांस्टेंट है, तो t है, तो ये हो जाएगा nr बाय p डेल t बाय डेल t एट कांस्टेंट p। इसका तो वैल्यू 1 होता है, तो nr बाय p आ गया। तो मेरा डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट p क्या आ गया, nr बाय p आ गया। तो मेरा डेल h बाय डेल p एट कांस्टेंट t इक्वल टू क्या होगा, माइनस t डेल v बाय डेल t एट कांस्टेंट p प्लस b। तो वैल्यू से पुट कर लीजिए, माइनस टी nr बाय p प्लस b, तो इसको लिख देते हैं माइनस nrt बाय p प्लस b। तो माइनस nrt बाय p, तो आपको पता है कि nrt बाय p होता है क्या, v माइनस nv, ये हो जाएगा माइनस v माइनस nv प्लस b इक्वल टू माइनस v प्लस nv प्लस b, कैंसल आउट हो गया। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, NB, इसका वैल्यू आ गया कितना, NB। तो दैट इंप्लाइज मुझे क्या मिल गया, डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट T इक्वल टू NB मिल गया, किसके लिए, रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन के लिए। वहां पे रिड्यूस्ड फॉर्म में कितना निकला था, 0 निकला था, और यहाँ पे रिड्यूस्ड फॉर्म का कितना निकला, NB निकला, ठीक। तो आपको आपका जो टेबल बनाया था उसमें आप थर्ड वाला भी ऐड कर सकते हो कि रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन के लिए क्या हुआ था, वहां पे जो जो इंटरनल प्रेशर इक्वल टू 0 आया था, और डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू क्या आएगा, एनबी। एन मोल के लिए एनबी, 1 मोल के लिए क्या आएगा, बी आएगा, और क्या, एन मोल्स के लिए एनबी आया, 1 मोल अगर होता तो डेल एच बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू बी आया। तो इसको ही यूज करके हम एक प्रूफ भी कर सकते हैं। कौन सा प्रूफ करेंगे, अभी आगे करते हैं। प्रूफ मेरा दिया था Cp माइनस Cv इक्वल टू V माइनस डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट इनटू डेल P बाय डेल T एट कांस्टेंट। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, आपको पता है कि डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस T डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट T प्लस B। तो दैट इंप्लाइज मैं लिख सकता हूँ माइनस T डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट P इक्वल टू क्या हो रहा है, डेल H बाय डेल P माइनस V डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट T माइनस V। तो दैट इंप्लाइज डेल V बाय डेल T एट कांस्टेंट T इक्वल टू क्या होगा, माइनस 1 बाय T इनटू डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट T माइनस V। तो इसको हम लिख सकते हैं, माइनस को अगर अंदर ले आए तो 1 बाय T इनटू V माइनस डेल H बाय डेल P एट कांस्टेंट
तो आप हमें सबको पता है कि मेरा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है, T del V बाय del T एट कांस्टेंट P इनटू del P बाय del T इनटू कांस्टेंट V आया। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, T इनटू 1 बाय T इनटू V माइनस del H बाय del P एट कांस्टेंट T इनटू del P बाय del T एट कांस्टेंट V आया ना, कैंसिल आउट हो गया। तो दैट इंप्लाइज हमें क्या मिल गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू V माइनस del H बाय del P एट कांस्टेंट T इनटू del P बाय del T एट कांस्टेंट V। तो प्रूव हो गया। इतना इजीली प्रूव हो गया। आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स अगर आप अच्छी तरह से समझ पाओगे तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, ठीक है। कैसे डिराइव हो रहा है, किस मेथड से हम अगर जाएंगे तो हमारा ठीक से डेरिवेशन होगा, वो सिर्फ हमें देखना है। तो बाकी सब आसान है। मतलब कैसे इंटर रिलेट आप कर पाओगे इक्वेशंस के बीच में, वही आपका मतलब मेन फैक्टर रहेगा थर्मोडायनेमिक्स को इजीली ग्रास्प करने में। ठीक है। तो ये वाला प्रूफ तो हमारा खत्म हो गया। और एक है सीपीयू माइनस सीवी का फॉर्मूला, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर ही लेते हैं। ये फॉर्मूला भी आपका आपका ये फॉर्मूला कहाँ पे आता है आपको पता है? और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा और लिखा होगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर Cp माइनस Cv। सीधा लिख दिया होगा, 4 ऑप्शन दिया होगा, उनमें से आपको एक को टिक करना है। तो आपको अगर एक्सप्रेशन पता ना हो तो आप कर नहीं पाओगे। मिनिमम आपको जो प्राइमरी सबसे पहला जो एक्सप्रेशन है वो मिनिमम आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि उसको ही एप्लीकेशन करके हमने बाकी सब इक्वेशन डिराइव किया है, ठीक है। तो और एक है सो दैट क्या दिया है, Cp माइनस Cv इक्वल टू V प्लस del T बाय del H एट कांस्टेंट del T बाय del P एट कांस्टेंट H इनटू del H बाय del T एट कांस्टेंट इनटू del P बाय del T एट कांस्टेंट। ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है, तो इसीलिए करवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। तो V प्लस del T बाय del P एट कांस्टेंट H del H बाय del T एट कांस्टेंट P del P बाय del T एट कांस्टेंट। तो इस सब को प्रूव कैसे कर रहे हैं? देखिए मेरा जो P और T जब ऑपरेट हो रहे हैं तो मेरा H कांस्टेंट रह रहा है, वैसे ही H और T अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो P कांस्टेंट रहेगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि H इक्वल टू फंक्शन ऑफ T एंड P, मतलब H को मैं टेम्परेचर और प्रेशर की फंक्शन में लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ। तो जैसे मेरा P भी और T था, ये भी मेरा क्या हो गया, 3 वेरिएबल हो गए। तो मैं अगर इनके लिए भी साइक्लिक रूल यूज करूं तो भी मेरा काम चल सकता है, तो भी मेरा काम क्या हो सकता है, चल सकता है। तो इनके लिए भी इसीलिए साइक्लिक रूल हम यूज कर सकते हैं। जब कोई क्वांटिटी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल रहेगा तो इन तीनों के अंदर हर वक्त साइक्लिक रूल फॉलो होगा, ये कंपलसरी है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि अकॉर्डिंग टू साइक्लिक रूल del H by del P at constant T into del P by del T at constant H into
del T by del H constant P equal to -1. तो that implies मैं लिख सकता हूँ del H by del P at constant T इक्वल टू क्या होगा -1 बाय del P by del T at constant H into del T by del H into constant P। अभी सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या करवाया? मैंने क्या किया, सिंपली मेरा जो इक्वेशन था वहां पे del H by del P at constant T, क्योंकि मेरा जो इक्वेशन इस टाइप का था ना, नहीं V minus del H by del P at constant T, तो वहां पे ही मैंने ये वाला वैल्यू पुट करवा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ, del T by del P at constant H, इनवर्स हो जाएगा ना ये। तो अभी मुझे पता था कि मेरा Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या था, V माइनस del H by del P at constant T into del P by del T at constant V था, हाँ या ना? हाँ ये। तो अभी सिंपली क्या करूंगा, इनका वैल्यू में पुट कर दूंगा, तो ये हो गया क्या, V माइनस माइनस ऑफ माइनस del T by del P at constant H del H by del T at constant V आएगा into del P by del T at constant V। ठीक, ये हो गया। अभी इसको सिर्फ सिंपली पुट कर दें, माइनस साइन को यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो गया, Cp माइनस Cv इक्वल टू V प्लस del T by del P at constant H into del H by del T at constant P into del P by del T at constant P। तो ये वाला एक्सप्रेशन ही हमें चाहिए था ना, मिल गया, आराम से मिल गया। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे सीपीसीबी को इन्वॉल्व कर। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन में है कि the coefficient of cubical expansion alpha of a metal at 293 Kelvin is 21.3 into 10 to the minus 6 Kelvin and compressibility coefficient beta is 1.56 into 10 to the minus 11 Pascal unit. The molar mass of the metal
63.55 ग्राम मोल इनवर्स and its density is 0.97 gram cm minus 2. Then calculate CPM minus CVM. ये क्या होता है? हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. CVM of metal at 293. इस टाइप का दिया. अगर आइडियल गैस दिया होता तो आर होता, आप सबको पता है. और यहाँ पे कंडीशन दिया है. तो देखिए आपको जो मैंने पढ़ाया था आइसोथर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट, वही इसको हम क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन भी बोलते हैं अल्फा. वैसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो था उसको कंप्रेसिबिलिटी कोफिशिएंट भी बोलते हैं, जो था मेरा बीटा. और मोलर मास दिया है और डेंसिटी दिया है. गिवन क्या क्या है? गिवन है मेरा अल्फा इक्वल टू 21.3 into 10 to the minus 6, बीटा इक्वल टू 1.56 into 10 to the minus 11 पास्कल इनवर्स. उसके बाद रो इक्वल टू मतलब डेंसिटी इक्वल टू 0.97 ग्राम. ये तीनों मेरा गिवन है. ठीक है. तो आप सबको पता है, क्या पता है कि CPM माइनस CVM इक्वल टू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर E VM बाय बीटा. क्योंकि आपको मैंने बताया था CP माइनस CV इक्वल टू क्या हो रहा था? अल्फा स्क्वायर की V बाय बीटा. तो जब ये भी मोलर 1 मोल के लिए ये भी मोलर हो जाएगा तो मेरा वॉल्यूम भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा. आया ना? तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा डेंसिटी रो इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय क्या है? मोलर वॉल्यूम. दैट इंप्लाइज मेरा मोलर वॉल्यूम क्या होगा? मोलर मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी. आया? तो मुझे क्या क्या चाहिए? Vm चाहिए, T दे दिया है, अल्फा दे दिया है, मुझे सिर्फ निकालना क्या है? Vm निकालना है. तो कैसे निकालेंगे? तो डेंसिटी इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि मोलर मास बाय मोलर वॉल्यूम भी बोल सकता हूँ. नॉर्मल मास बाय वॉल्यूम होता है, तो अगर हम मोल एक मोल का कंसीडर कर दें तो ये हो जाएगा मोलर मास के साथ इक्वल, और वॉल्यूम हो जाएगा मोलर वॉल्यूम के साथ इक्वल. तो मोलर वॉल्यूम हो गया, तो इक्वल टू क्या हो गया? 63.55 बाय 0.97 इक्वल टू क्या आ गया? इसका वैल्यू आता है, लिख लीजिए 65.515 cm³ मोल इनवर्स. अभी देखिए यहाँ पे गलती कहाँ पे है, यहाँ पे क्या कन्वर्ट कर रहा है. तो मेरा ये तो SI केल्विन इनवर्स में है, SI यूनिट. बीटा भी मेरा SI यूनिट में है. आया? बीटा ये मेरा SI यूनिट में है. तो मुझे मेरा जो मोलर वॉल्यूम है वो भी SI यूनिट में ही देना चाहिए. तो इसको मैं SI यूनिट में अगर कन्वर्ट करूं तो क्या करूंगा? into 10 to the minus 6 कर दूंगा, मीटर क्यूब मोल इनवर्स कर दूंगा. आया? मीटर क्यूब मोल इनवर्स कर दूंगा, क्योंकि मीटर क्यूब ही है उसका SI यूनिट. देन क्या करेंगे? देखिए, देन हम करेंगे डायरेक्ट फॉर्मूला में. तो CPM माइनस CVM इक्वल टू क्या होगा? अल्फा स्क्वायर E VM बाय बीटा. तो वैल्यू पुट कर देते हैं 21.3 into 10 to the minus 6 स्क्वायर. टेम्परेचर दिया था 293, बीटा है 1 सॉरी VM है क्या
65.515 into 10 power minus 6 divided by क्या है बीटा 1.56 into 10 power minus, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.55826, तो नियरली इक्वल टू 0.558। तो अभी देखिए कि सब मेरा यूनिट एसआई यूनिट में है, सब मेरा एसआई यूनिट में है, तो मैं इसका भी एसआई यूनिट ले लूंगा। तो आपको पता है कि मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या होता था, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, आया ना मोलर हीट कैपेसिटी का। तो इसका भी यूनिट आएगा क्या, जूल केल्विन इनवर्स मोल। तो मेरा सीपी माइनस सीबीएम का वैल्यू आ गया, यही मेरा आंसर है, सीपीएम माइनस सीबीएम का वैल्यू, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, सब वैल्यू पुट कर देना है, हो जाएगा। सिर्फ मोलर वॉल्यूम कैलकुलेट करना ही खुद को थोड़ा करना था, खुद को थोड़ा देखना था। देन एक क्वेश्चन दिया है, सो दैट del Cp by del V at constant temperature equal to 0 and del Cp by del P at constant temperature equal to 0 for 1 mole of ideal gas। 1 mole of ideal gas के लिए ये 0 है, वो हमें दिखाना है। तो कैसे करेंगे देखिए, तो पहले देखिए डेल Cv by del V at constant T के बारे में। तो Cv को हम क्या लिख सकते हैं, Cv को हम लिख सकते हैं del U by del T at constant वॉल्यूम। तो इसको हम लिख सकते हैं del by del V और del U by del T at constant वॉल्यूम at constant टेम्परेचर। उसके बाद आपको एक प्रॉपर्टी पता है, अगर ये दोनों के बीच में हम एक्सचेंज कर देंगे, मतलब डेल टी को यहाँ ले आएंगे, डेल वी को यहाँ ले आएंगे, जो डिफरेंशिएशन का एक प्रॉपर्टी है, तो ये दो भी एक्सचेंज हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इसको लिख दूं डेल टी डेल यू बाय डेल वी, तो टी यहाँ आ जाएगा, वी बाहर चला जाएगा, ठीक। तो यही मेरा क्या है, यही मेरा इंटरनल प्रेशर है। तो 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए मुझे पता है कि पाई टी इक्वल टू 0 होता है, इसके लिए आइडियल गैस के लिए। तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब डेल सी बी बाय डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर का वैल्यू भी 0 हो गया, ठीक है। उसके बाद सीपी वाला भी टर्म देखिए, वहां पे क्या होगा, तो डेल सीपी बाय डेल पी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू, हमें पता है सीपी इक्वल टू क्या होता है, डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हम इसको लिख सकते हैं डेल बाय डेल पी डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर होल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वही स्विच करूंगा, आगे स्विच कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाय डेल टी डेल एच बाय डेल पी कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये हो जाएगा कांस्टेंट प्रेशर। तो आपको पता है
और आइडियल गैस क्या होता है, डेल एच बाय डेल टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो सेकंड थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट था वो जीरो हो जाता है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो एक्सप्रेशन देख लीजिए आप, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस के लिए डेल सी बी बाय डेल बी जीरो, डेल सी बाय डेल टी कांस्टेंट टेम्परेचर जीरो। ठीक, तो देन देखिए अभी तक हमने सीपी सीवी के बारे में जो भी पढ़ा था, सब में हमने पढ़ा कि मेरा जो सीपी है और मेरा जो सीवी है वो क्या है, वो हो या उसका मोलर फॉर्म भी हो, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। आया ना। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, सीपी एंड सीवी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इसके बारे में हमने अभी पढ़ लिया। तो जनरली जितने भी क्वेश्चन आएंगे जहाँ पे क्वेश्चन में कुछ गिवन ना हो कि कुछ स्पेसिफिक केस मेंशन ना हो, हर वक्त हमें क्या लेना है, वो लोग इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। तो वहां से ही हम क्या निकाल रहे थे, सीपी इक्वल टू हम ऐसे कर रहे थे या नहीं, दैट इंप्लाइज क्या कर रहे थे, सीपी, इसको हम ऐसे भी लिख दे रहे थे dt इक्वल टू dh, दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ dh h1 h2 इक्वल टू cp dt का इंटीग्रेशन t1 t2 इक्वल टू क्या लिख रहे थे, cp t1 t2 इक्वल टू dt, दैट इंप्लाइज क्या हो रहा था, del h इक्वल टू cp del t। अगर इंडिपेंडेंट वैसे ही हम लिख रहे थे cv इक्वल टू del u बाय del t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इंप्लाइज du इक्वल टू क्या लिख रहे थे, cv dt, दैट इंप्लाइज du इंटीग्रेशन ऑफ u1 u2 इक्वल टू cv dt का इंटीग्रेशन t1 t2 इक्वल टू cv t1 t2 dt। तो दैट इंप्लाइज क्या मिला था हमें, del u इक्वल टू cv डेल्टा t मिल रहा आया। ये हमें कब मिल रहा था, जब हम क्या कर रहे थे, ये ये हमें कब मिल रहा था, जब हम इनका क्या ले रहे थे, इनको इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर ले रहे थे, तो हम इस टाइप का एक्सप्रेशन में मिल रहा है। तो अगर क्या है, अगर ये लोग इंडिपेंडेंट ना हो, अगर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट हो, तो क्या होगा वो अभी हमें देखना है। तो आप हमेशा याद रखिए कि अगर ये इंडिपेंडेंट होते हैं तो नॉर्मली करते हैं, और जनरल केस में ये इंडिपेंडेंट ही होते हैं, और कुछ केसेस में ये लोग डिपेंडेंट भी होते हैं टेम्परेचर के ऊपर। तो हम इसको डायरेक्ट इसको बाहर नहीं ले आ सकते, या इसको ऐसे बाहर लेके बाकी का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, हमें इसको अंदर ही रखना पड़ेगा, हमें इसको अंदर ही रखना पड़ेगा। मतलब हम एक सीपी का एग्जांपल देके अगर पढ़ेंगे, सीपी का भी तो वही सेम जैसा होगा ना, तो सीपी का पढ़ेंगे अगर if CP is dependent on temperature, then क्या होगा, मैं अभी लिख नहीं सकता del H इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ CP इंटू इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2 dt, ये और मैं लिख नहीं सकता, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा कि T1 T2 CP dt, मतलब CP भी अंदर रहेगा, CP को मैं कांस्टेंट सोच के बाहर नहीं निकाल सकता, जैसे मैं पहले लिखा करता है। तो मेरा del H का एक्सप्रेशन इस टाइप का है। तो अगर इसको मोलर ले लिए तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, इसलिए वो बाहर ही निकल जाएगा, तो CPM dt। ठीक है, वैसे मैं लिख सकता हूँ del U इक्वल टू T1 T2
CV dt लिखूंगा इक्वल टू n इंटू P1 P2 CVN। ठीक, तो मुझे इस टाइप का लिखना पड़ेगा। तो मुझे इंटीग्रेशन में सीवीएम का भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करते हैं। कि मेरा जो सीपी रहता है उसका एक एनालिटिकल इक्वेशन रहता है। ठीक है, तो एक एनालिटिकल इक्वेशन रिलेटिंग CP एंड P क्या होता है, CP इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ऐसे आगे चलता रहता है। तो ए बी सी क्या होता है मेरा कॉन्स्टेंट्स। ए बी सी मेरा क्या होता है कॉन्स्टेंट्स। तो मैं मेरा जो QP है हीट ट्रांसफर रेट कांस्टेंट और हीट चेंज रेट कांस्टेंट प्रेशर, इसको डायरेक्ट लिखता हूँ, उसको क्या लिखूंगा T1 T2 CP इक्वल टू क्या हो जाएगा T1 T2 A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर dt। तो दैट इक्वल टू लिख सकता हूँ T1 T2 A dt प्लस T1 T2 BT dt प्लस T1 T2 CT स्क्वायर dt, ऐसे जाएगा, ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, AT होता है, इसका होता है BT स्क्वायर बाय 2, इसका होता है CT क्यूब बाय 3, ऐसे होता जाएगा। और उसका लिमिट क्या पड़ेगा T1 T2, लोअर लिमिट T1 है, अपर लिमिट क्या है T2। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे इंटीग्रेशन कर सकते हो जब क्वेश्चन आएगा, नहीं तो मैं इसको थोड़ा डिराइव करवा दे रहा हूँ, तो आप वो वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ दैट इम्प्लाइज डेल्टा H इक्वल टू A T2 माइनस T1 प्लस B बाय 2 T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर प्लस C बाय 3 T2 क्यूब माइनस T1 क्यूब एंड सो ऑन। ये फॉर्मूला को मैं डायरेक्ट यूज करके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं। तो एक क्वेश्चन दिया है, लिख लीजिए, आज का आखिरी और फाइनल क्वेश्चन है ये, उसके बाद क्लास आज का खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन लिखा है 10 dm cube of O2 at 101.325 kilopascal and 298 Kelvin is heated to 348 Kelvin. Assuming ideal behavior, calculate. Assuming our ideal behavior, calculate heat absorbed that is delta H and del E. Heat absorbed A में at constant pressure, B में at constant volume।
तो कांस्टेंट प्रेशर वाला क्या होगा, डेल्टा एच है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला डेल्टा ई। सिंपली क्वेश्चन से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये हमें निकलना है। ठीक, तो क्वेश्चन ले लिया है, ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे, और एक गिवन है क्वेश्चन में, वो भी लिख लीजिए। क्वेश्चन में गिवन है कि क्वेश्चन में गिवन है CPM माइनस इक्वल टू 25.72 प्लस 0.013 माइनस 3.86 into 10 power minus 6 t square and CPM minus CVM equal to R। ये अगर नहीं भी दिया होता तो हम यही लेते, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट हो या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो, दोनों का डिफरेंस इक्वल टू हम R लिख सकते हैं। तो ये वाला गिवन है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो पहले तो हमें पता है कि डेल्टा एच इक्वल टू क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2 Cp dt, मतलब हमें n निकालना है। वैसे ही डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, n इंटू T1 T2 Cpm Cvm dt। तो हमें पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल टू क्या हो जाएगा, pv बाय RT हो जाएगा। तो P कितना दिया है, 0.0101.325 किलो पास्कल, वॉल्यूम दिया है 10 डिवाइडेड बाय इसका वैल्यू होगा 8.314 इनटू 340। क्यों 8.314 हुआ, क्योंकि R का वैल्यू क्या होता है 8.314 किलो पास्कल dm क्यूब, किलो पास्कल dm क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये आप चेक भी कर सकते हो कि 8.314 किलो पास्कल dm क्यूब केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है या नहीं। ये होता है क्योंकि किलो पास्कल है, dm क्यूब है, तो ये दोनों मिलके क्या दे देंगे, पास्कल मीटर क्यूब दे सकते हैं। तो वही तो जूल होता है, वही तो जूल होता है या नहीं। सो 298 दिया है ना इनिशियल, सो 298 दिया है, टेम्परेचर कितना दिया है 298 दिया है। तो मेरा वैल्यू इसका आएगा 0.408969 नियरली इक्वल टू 0.409 मोल मैं लिख सकता हूँ, 0.409 मोल। ठीक है, यहाँ तक आप लिख लीजिए। क्वेश्चन तो लिख लिया होगा, इमेज कर रहा हूँ। सेकेंड टेम्परेचर दिया है 348, तो T1 तो मेरा लिख सकता हूँ यहाँ पे, और क्या है T1 है 298 है, T2 है क्या 348। तो अभी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो हमें हीट चेंज कांस्टेंट प्रेशर को डेल एच इक्वल टू लिख सकते हैं n इनटू Cpm T1 T2 dt। तो इसको अगर ऐसे लिखें हम T1 T2, अगर Cpm जो मेरा है किस टाइप का होता था, 25.72 प्लस 0.013 t minus 3.86 into 10 power minus 6 t square into dt। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमने लिखा था पिछली बार, क्या होता है n के जगह वैल्यू कितना आएगा 0.409 आया ना, तो 0.409 इंटू ये हो गया क्या, टोटल में अगर लिखते हैं होल ब्रैकेट 25.72 इंटू T2 माइनस T1, यहाँ पे लिख लीजिए T1 T2 का वैल्यू लिख लेते हैं। T1 का वैल्यू है 298, T2 का वैल्यू है 348। तो क्या होता था
T2 माइनस T1 आया ना। सेकेंड टर्म में क्या आता था 0.013 इंटू होल स्क्वायर T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर माइनस 3.86 इंटू 10 माइनस 6 बाय 2 आता है ना। यहाँ पे क्या आएगा बाय 3 T2 क्यूब मतलब कितना है 348 का क्यूब माइनस 298 का क्यूब। इसको आप लिख लीजिए। ये वाला ऐसे ही आएगा, आपको मैंने बताया था इसे फॉर्मूला यूज करना है, जैसे इंटीग्रेशन करवाया है वो वाला ही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज होगा। तो यहाँ पे मेरा ब्रैकेट बोल दिया, ठीक है। कैलकुलेशंस है मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला ही डालना है यहाँ पे। जैसे बताया था कि इस टाइप का फॉर्म होता है तो कैसे इंटीग्रेट होता है, पिछले मतलब थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, वही सिर्फ यूज कर दिया। मतलब a इंटू टी टू माइनस टी वन, ए बाई बी बाई टू इंटू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर, सी बाई थ्री इंटू क्या था प्लस सी बाई थ्री इंटू टी टू क्यूब माइनस टी वन क्यूब, ठीक है। अभी इनका वैल्यू सिर्फ लिख लेना है। तो वैल्यू कितना था 0.409, इसका आया 1286 प्लस 209.95 माइनस 20.175, तो इक्वल टू हो गया 0.409 इंटू 1475.7743 इक्वल टू 603.5916.887, ठीक है 887 nearly equal to 603.59 joule, 59 ठीक है। ये बोल, तो यहाँ से मुझे एक वैल्यू मिला, मैं लिख सकता हूँ क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ T1 T2 ये क्या है Cp dt इक्वल टू कितना वैल्यू मिला ये वाला 1475.7743, ये वैल्यू मुझे मिला है आया। क्योंकि सेकेंड टाइम में भी ये काम आएगा, डबल कैलकुलेशन हमें नहीं करना है, ठीक है। हो गया तो 603.59 आया। ये किस केस में आया कांस्टेंट प्रेशर में। वैसे ही सेकंड जो केस है वो क्या है कांस्टेंट वॉल्यूम का है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम क्यू भी इक्वल टू क्या होता था डेल्टा यू इक्वल टू क्या होगा n इंटू T1 T2 CVM dt। तो CVM को हमने लिखा था क्या CPM माइनस आर लिख सकते, CPM प्लस आर लिख सकते हैं हम, कि माइनस आर CPM माइनस आर लिख सकते हैं हम dt, क्योंकि CPM minus CVM equal to R, that implies CPM minus R equal to CV, and तो equal to क्या लिख दिए n into T1 T2 CPM dt minus n into T1 T2 R dt, and तो n CPM dt का वैल्यू हमारा निकल गया था पिछले ये में भी, जो हमने डेल एच निकाला था वही इसका वैल्यू है। तो 603.59 माइनस इसको लिख सकते हैं एन आर भी कांस्टेंट है T1 T2 dt इक्वल टू 603.59 माइनस
nr t2 - t1 इक्वल टू 603.59। n का वैल्यू है 0. n का वैल्यू कितना है 0.409। ये है 8.314। t1 t2 कितना है t1 है 298 और 348 348 -290। ठीक, तो इसका वैल्यू आ गया 603.59 माइनस 170.02 इक्वल टू आ गया 433.57 जूल। तो 33.57 जूल। ठीक है, तो पहले हमने कांस्टेंट प्रेशर में डेल एच निकाल दिया। जब कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तब क्या होता है डेल यू हो जाता है, वो डेल यू भी निकाल दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, सिर्फ कैलकुलेशन करना है, बड़ा बड़ा कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, आंसर निकालना है। समझ में आ गया? तो आज का क्लास यहाँ पे ही खत्म करते हैं। तो अच्छे से देखिए एक बार वीडियो को कि कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया है, कैसे अप्रोच करते हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में जितना भी आपको क्वेश्चन मिले, जो भी आपके पास बुक है वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के थर्मोडायनेमिक्स इजीली नहीं होगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। और एक बात, कि हमारा टेस्ट सीरीज शुरू होने वाला है कल से, तो आप जिसने भी ज्वाइन नहीं किया है, अगर जो ज्वाइन करने का आपका इंटरेस्ट है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको केमिकल एजुकेटर ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके नोटिफिकेशन में ही आपको टेस्ट सीरीज बाय करने का ऑप्शन मिल जाएगा। प्राइस बहुत कम है, 1250 रुपये। उसमें आपका पूरा टेस्ट कवर है, और वहाँ पे आपको ऐप में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा कि कितना टेस्ट है, कौन कौन से डेट में कौन कौन सा टेस्ट होगा, सबके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। कितना क्वेश्चंस का होगा उसके ऊपर भी आपको इंफॉर्मेशन सब मिल जाएगा। तो आप ऐप को ज्वाइन कर लीजिए। गूगल प्ले स्टोर में जाके केमिकल एजुकेटर्स सर्च करना है तो आपको ऐप मिल जाएगा प्ले स्टोर में, वहाँ पे डाउनलोड कीजिए। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो जरूर ज्वाइन कीजिए।